Discussing about the authoritarian regime. Authoritarianism or authoritarian regime. इस अथॉरिटेरियन रिजीम में हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में देखा ये 1 पर्सन रूल होगा, 1 ग्रुप रूल होगा या 1 पार्टी रूल होगा। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ पावर रहती है इन फेवर हैंड्स और इन वन हैंड। या तो एक पर्सन के हाथ में पावर रहता है या एक ग्रुप में या एक पॉलिटिकल पार्टी में। यहाँ कोई फ्री मीडिया नहीं होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया होता है। मोस्टली नो अपोजिशन। यहाँ इंपॉर्टेंस जो है वो ड्यूटीज को है, नो राइट्स और लिबर्टीज। राइट्स लिबर्टीज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू टू वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। ये जनरल सी चीजें हैं जो अथॉरिटेरियनिज्म के बारे में आती है। अब यही अथॉरिटेरियन रिजीम जो है, ये अथॉरिटेरियनिज्म अगर कहीं पे होगी, मोस्टली ठीक है ऑटोक्रेटिक है, ओलिगार्चिक है, लेकिन मोस्टली इनकी जो पॉपुलर फॉर्म है वो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप इनकी प्रॉपर फॉर्म है, कॉमन सी फॉर्म है। अब यहां पर बात यह है, जो अथॉरिटेरियनिज्म है, अगर ये अथॉरिटेरियनिज्म चेंज होती है, चेंज को हम ट्रांजिशन भी कहते हैं। ट्रांजिशन और चेंज ऑफ authoritarianism into democracy, that is known as democratization. That is known as democratization. इसके साथ साथ एडम पर्सिवोर्स्की का लास्ट हमने देखा था, ये जो अथॉरिटेरियनिज्म है मोस्टली रिलाइज ऑन लाइज, fear, economic prosperity, etc. तो यहाँ पर जब ये अथॉरिटेरियनिज्म तब्दील होती है, ट्रांजिशन होता है अथॉरिटेरियनिज्म से डेमोक्रेसी में, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे है जो 1964 में जुआन लिंज ने अपनी बुक में 4 पॉइंट्स दिए, 4 क्वालिटीज दिए। जुआन लिंज, उसकी जो बुक थी प्रेसिडेंशियलिज्म एंड डेमोक्रेसी। जुआन लिंज इस बुक में 4 क्वालिटीज देता है और उन 4 क्वालिटीज से पता चलता है कि यहाँ पर जो रिजीम है वो अथॉरिटेरियनिज्म है। वो कौन सी 4 क्वालिटीज थी वहां पे? वो 4 क्वालिटीज जो जुआन लिंज देता है, सबसे पहली बात वो करता है लिमिटेड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म होगा वहां पर, लिमिटेड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। दूसरी बात वो कहता है जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होगी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मोस्टली होगी बेस्ड ऑन
अपील्स, इमोशंस, और मकसद होगा टू कंट्रोल insurgency or to promote or to control under development. अंडर डेवलपमेंट को कंट्रोल करना मतलब हुआ डेवलपमेंट प्रमोट करना है। जुआन लिंस के हिसाब से तीसरी क्वालिटी होगी वहां पर मिनिमल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। एंड सप्रेशन ऑफ एंटी रिजीम एलिमेंट्स। और एंड पे वो कहता है वहां पर जो एग्जीक्यूटिव होगा वो इल डिफाइंड पावर्स उसको होंगे, नॉट क्लियर पावर्स होंगे। इल डिफाइंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जुआन लिंस अपनी बुक प्रेसिडेंशियलिज्म एंड डेमोक्रेसी में 1964 के दौरान इन 4 क्वालिटीज का जिक्र करता है और कहता है ये 4 क्वालिटीज हो सकती है अगर आपने कोई अथॉरिटेरियन रिजीम जो है वो देख लिया। लिमिटेड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म में आता है, चाहे लेजिस्लेचर की बात हो, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो, यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स की बात हो, यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात हो, यहाँ पर एटसेट्रा। ये कम तादाद में अपने एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, लिमिटेड इनका नंबर भी होगा तो लिमिटेड इनकी एक्टिविटीज़ होंगी, तो खुली इंडिविजुअल फ्रीडम इनको नहीं होगी किसमें, अथॉरिटेरियन रिजीम में। तो इनका जो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है, एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स जो होगा, इनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो लिमिटेड होंगी। नंबर 2, वहाँ पर जो लोग कभी कभार अपील करेंगे, इमोशनल अपील्स होंगी वो, तो जिससे सिस्टम को भी लगे कि यस हमारा सिस्टम जो है लोग इसे एक्सपेक्ट करते हैं और लोगों की डिमांड हमने फुलफिल करनी है। तो लोग वहाँ डिमांड कर रहे होंगे बॉर्डर एरिया के, हमें इंसर्जेंसी हालात ख़राब है इनसे बचाओ, या तो लोग गरीब होंगे वो कह रहे होंगे गरीबी हटाओ, हमें डेवलपमेंट यहाँ पर प्रमोट करो, बेसिक फैसिलिटी से हमें महरूम ना करो। तो ये चीज़ भी वहाँ पर हो सकती है। और तीसरी चीज़ जो जुआन लिंस है वो कहते हैं मिनिमल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। लोगों को आप ज़्यादा मोबिलाइज नहीं करोगे, लोगों को ज़्यादा पॉलिटिकल स्फीयर में स्पेस नहीं दोगे, उनको ज़्यादा मोबिलाइजेशन, ऑर्गेनाइज होने के, यूनाइट होने के चांसेस नहीं देंगे आप। और जो भी आपकी रिजीम के अगेंस्ट खड़ा होते हैं उनके मूवमेंट को आप, उनकी तहरीक को आप सप्रेस करोगे, दबाओगे। और आखिरी चीज जुआलिन्स कहता है कि अथॉरिटेरियन रिजीम में जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स वो इल डिफाइंड में इनमें एक तो चेंज आती रहती है और दूसरा ये पावर्स एक्सटेंशन होते रहते हैं, क्योंकि इसमें उनके पास होता है इनडेफिनिट टेन्योर। लिहाजा वो पावर्स किसी तरह से भी इस्तेमाल करते हैं और उनके पावर्स बढ़ते रहते हैं, एक्सटेंड होते रहते हैं, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो इनडेफिनिट है, कोई फिक्स्ड नहीं होता है। और इससे पहले जिस तरह से हमने देखा जनरल पर्सपेक्टिव, जनरल नेचर है अथॉरिटेरियनिज्म का, इसी तरह कुछ पर्सनल तरह के भी नेचर आते हैं जैसे अल्फ्रेड कोबान ने दिया है। अल्फ्रेड कोबान क्या बात करता है अथॉरिटेरियन रिजीम के बारे में? वो डायरेक्टली कहता है ये वन मैन रूल है, एक पर्सन ये रूल करेगा और इसका जो रूल होगा आइदर इट कैन बी बेस्ड ऑन फोर्स, फोर्स के बगैर ये कंसेंट पर भी हो सकता है, और आर बोथ, मिक्सचर ऑफ बोथ। और तीसरी चीज अल्फ्रेड कोबान कहता है अथॉरिटेरियन रिजीम जो है, जो रूलर होगा, रूलर को हम यहाँ पर डिक्टेटर भी कहेंगे,
वो किसी अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी अथॉरिटी, और उसके जो पावर्स होंगे वो एब्सोल्यूट होंगे। एब्सोल्यूट पावर्स उसको होंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा एज पर अथॉरिटी। अथॉरिटी बोले तो एज पर पावर, नॉट एज पर लॉ, नॉट एज पर लॉ। और जो टेनवर है उसका, उस डिक्टेटर का, वो फिक्स्ड भी नहीं है, फिक्स्ड भी नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो अल्फ्रेड कोबान डिस्कस करता है जब वो अथॉरिटेरियन रिजीम की बात करता है। तो वो अपना पर्सनल नेचर यहाँ पर देता है कि अथॉरिटेरियन रिजीम जो है, रूल होगा वो कैसे होगा। वन पर्सन वन मैन रूल होगा, एक बंदा ये रूल करेगा। ये बंदा रूल जो करता है या तो ताकत की बुनियाद पर करता है, जबरदस्ती की बुनियाद पर करता है, या कभी कभार कुछ लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं, वो अपने दस्तखत देते हैं, या तो सिर्फ जबरदस्ती से, या तो वो सपोर्ट भी करते हैं, या दोनों, जबरदस्ती भी और सपोर्ट भी। और ये सपोर्ट जो होगा मोस्टली ये कंपल्शन में होता है, मजबूरी में होता है। तो इसी तरह अल्फ्रेड कोबान कहता है वन पर्सन रूल जो होगा ये दबाव पर भी दारोमदार होगा, इसका लोगों के सपोर्ट पर भी होगा, और कभी कभार मिक्सचर ऑफ बोथ, दबाव भी और लोगों का कंसेंट भी। और तीसरी चीज अल्फ्रेड कोबान कहता है जो रूलर होगा या डिक्टेटर डिक्टेटर होगा वो किसी अथॉरिटी के सामने जवाबदेह नहीं होगा, वो किसी को जिम्मेदार नहीं होगा, वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं होगा, कोई अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं होगी, कोई अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं होगी। अथॉरिटेरियनिज्म में इस डिक्टेटर या रूलर को कोई अथॉरिटी क्वेश्चन नहीं कर सकती, नहीं वो किसी अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल होगा। हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर की तरह एब्सोल्यूट पावर्स इसको होंगे। ऑस्टिनस थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी की तरह एब्सोल्यूट पावर्स इस डिक्टेटर, इस रूलर को होंगे। अथॉरिटेरियनिज्म में 100% इसको पावर्स होंगे, और वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा एज पर पावर, एज पर अथॉरिटी, नॉट एज पर लॉ, नॉट एज पर लॉ। और एक बड़ी चीज जिससे वो बहुत देर तक हुकूमत करता है, उसका कोई फिक्स्ड वक्त, फिक्स्ड टाइम या टेनवर नहीं होता है। उसका टेनवर कभी भी वहां अथॉरिटेरियन रिजीम में फिक्स नहीं होता है। तो ये वो जनरल नेचर है अथॉरिटेरियनिज्म का जो कि अल्फ्रेड कोबान देता है। तो अल्फ्रेड कोबान के बाद एक और थिंकर है जो नेचर देता है अथॉरिटेरियनिज्म का, और उसका जो नाम है वो है ए आर बॉल, ए आर बॉल। जहां तक ए आर बॉल की बात है, जब वो अथॉरिटेरियन रिजीम की बात है तो वो पहले ही कहता है वहां जो पॉलिटिकल प्रोसेस होगी वो लिमिटेड होगी। पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होगी? लिमिटेड होगी। कभी कभार ये वहां पर अपनी आइडियोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ आइडियोलॉजी। और जो रूलर्स होते हैं, जो ये डिक्टेटर होता है, रूलर कहें या डिक्टेटर कहें, टेक्स ऑल डिसीजंस, क्योंकि वो एब्सोल्यूटिस्ट है। टेक्स ऑल डिसीजंस। और उसका जो रूल होगा, उसके रूल की जो डिपेंडेंस होगी, दारोमदार होगा, डिपेंडेंस ऑन फोर्स, जबरदस्ती पर वो उसका रूल होगा। उसके रूल का दारोमदार जो है वो जबरदस्ती पर होगा, खौफ पे होगा, और वहाँ वेरी लेस इंपॉर्टेंस होगी या लेस वैल्यू होगा किस चीज को? लेस इंपॉर्टेंस टू
राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ पीपल। और ये अथॉरिटेरियनिज्म जो है, इसमें ज़्यादातर ये या तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होगी, जिसको हम कहेंगे मिलिट्री रूल, या विद इन फैमिली, फैमिली रूल होगा। उसके साथ साथ ये जो अथॉरिटेरियंस होंगे, ये जो डिक्टेटर्स होंगे अथॉरिटेरियनिज्म में, अकॉर्डिंग टू AR बाल, उनका जो मेन टूल होगा उनके रूल का, वो होगी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एज मेन टूल ऑफ देयर रूल, ऑफ देयर रूल। अथॉरिटी इसी के हाथ में होगी जो ये रूल करेगा, चाहे ये पार्टी है या वन पर्सन है या वन ग्रुप है। सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होगी। उसके साथ साथ ये जो डिक्टेटर होता है, ये प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहा होगा। यूज ऑफ प्रोपेगेंडा, क्योंकि एडम जो है पेर्जवोर्स्की, उन्होंने यहाँ पर बताया है अथॉरिटेरियनिज्म में कूट कूट के झूठ भरा हुआ होता है। तो वो झूठ, प्रोपेगेंडा जो होता है वो झूठ पे मबनी होता है। तो ये झूठ का इस्तेमाल, झूठ का सहारा ले रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो पब्लिक ओपिनियन होगा वो कंट्रोल करते हैं इस अपने देश में। ये अथॉरिटेरियन जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स कंट्रोल करते हैं अपने लोगों का क्या, पब्लिक ओपिनियन। तो ये वो पॉइंट्स है जो AR बाल देता है जब हम अथॉरिटेरियन रिजीम की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात वो रखता है जो पॉलिटिकल प्रोसेस होगी वो लिमिटेड होगी। पॉलिटिकल प्रोसेस में हम यही कहते हैं, चाहे लेजिस्लेशन हो, मीडिया हो, प्रेशर ग्रुप्स बनाने हो, इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाने हो, पॉलिटिकल पार्टीज बनानी हो, बाकी पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाने हो, यूनियंस बनाने हो, आप लिमिटेड वे में ये कर सकते हो। आपको कोई इंडिविजुअल फ्रीडम, कोई फ्री अथॉरिटी नहीं है कि जितना चाहो बना सकते हो। आपने लिमिटेड वे में यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेसेस करने होंगे। लिमिटेड वे में आपने यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेसेस करने होंगे। और AR बाल ये भी कहता है, ये जो अथॉरिटेरियन होता है ये कभी कभार ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म इन जनरल रिलाइज ऑन पावर, रिलाइज ऑन पावर, लेकिन एट टाइम्स ये अपनी आइडियोलॉजी को भी इस्तेमाल करते हैं जब इनको लगता है कि पूरा देश, पूरी स्टेट, पूरी नेशन स्टेट, पूरा इलाका अब हमारे पंजू में है, हमारे कब्जे में है। तब जाके ये स्टार्ट करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना। एजुकेशनल करिकुलम में ये अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से टॉपिक्स रखते हैं। इस आइडियोलॉजी के हिसाब से ये सोशल चेंजेस करते हैं। इसी आइडियोलॉजी के हिसाब से एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। और इसी आइडियोलॉजी के तहत ये बाकी जो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंट सिनेरियोज या डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन कब? जब इनको लगता है कि अब पूरी प्रोविंस, पूरा देश, पूरा जो एरिया है वो अब हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद ये जो अथॉरिटेरियनिज्म में ये रूलर होता है या डिक्टेटर होता है, वो खुद ही तमाम डिसीजंस लेता है। ये डिक्टेटर कौन होगा? या तो वन पार्टी रूल होगा, या तो वन ग्रुप रूल होगा, या वन मैन और वन पर्सन रूल होगा। चाहे वन ग्रुप, वन पार्टी या वन पर्सन रूल हो, यही ग्रुप, यही पार्टी या यही बंदा जो है ये सारे फैसले करते हैं। ये सारे फैसले करते हैं, सारे फैसले लेते हैं। और चाहे वन पर्सन, वन पार्टी या वन ग्रुप रूल होगा, इनका जो रूल होगा ये किसी डेमोक्रेटिक बेसिस पे नहीं है, कोई कंसेंट पे नहीं है, लोगों का पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, बल्कि ज़बरदस्ती पर है। सो द रूलर्स जो रूल करते हैं, देयर रूल डिपेंड्स ऑन फोर्स, उनके दबाव पर, उनके खौफ व हिरास पे मुनहसर है उनका रूल। तो उनका जो सिस्टम है, उनका जो निज़ाम हुकूमत है, वो फोर्स पे डिपेंड है, वो फोर्स पे डिपेंड है, ज़बरदस्ती पे डिपेंड है।
एज यू नो, जनरल इंट्रोडक्शन में भी आपने सुना कि जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंस एक चीज को देते हैं और वो है ड्यूटीज, वो है ड्यूटीज। इसी तरह यहाँ पर भी ए आर बाल एक पॉइंट रखता है, वो कहता है यहाँ राइट्स और लिबर्टीज को बहुत कम इंपॉर्टेंस, अहमियत दी जाती है। राइट्स लोगों के जो है नेसेसरी कंडीशंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, वो यहाँ जरूरी नहीं है। लिबर्टीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो चीजें आपको यहाँ पर नहीं है, उनको कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादा जो आपने करना है वो है ड्यूटी। सो ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट हियर। दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है वो इनवर्स है इसके। दैट इज देयर इज वेरी लेस इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू टू राइट्स एंड लिबर्टीज। तो जब राइट्स और लिबर्टीज को ज्यादा वैल्यू नहीं है तो सीधी सी बात है ज्यादा वैल्यू किस चीज को है यहाँ पर, वो ड्यूटीज को है। इसी तरह ए आर बार आगे चलकर अथॉरिटी की भी बात करते हैं। चाहे ये वन पर्सन रूल हो, वन पार्टी रूल हो, वन ग्रुप रूल हो, ये डिपेंड तो फोर्स पर है। लेकिन फोर्स पे अगर ये डिपेंड है, लेकिन जो अथॉरिटी है वो इसी पार्टी, इसी ग्रुप, इसी एक पर्सन के पास रहती है। दैट इज वाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। और इसीलिए जब भी कहीं आप सुनोगे ना, वहां एक ही हाथ, एक ही ग्रुप, एक ही पार्टी में अथॉरिटी है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन वन हैंड, वन ग्रुप, वन पार्टी। वहां जो डिसीजन मेकिंग होती है वो फास्ट होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। सो अथॉरिटेरियन रिजीम में जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है वो इसी एक वन पर्सन के हाथ में, वन पार्टी या वन ग्रुप के हाथ में है। इसके साथ साथ ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम है ये मोस्टली, अगर इसकी पॉपुलर फॉर्म देखेंगे, वो मिलिट्री रूल होता है। और मिलिट्री रूल के बाद दूसरे नंबर पे फैमिली रूल आता है। तो अथॉरिटेरियन रिजीम मोस्टली मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन जाती है, या सेकंड नंबर पर ये तो हेरिडिटरी फैमिली रूल बन जाता है। अब ठीक है, मिलिट्री रूल लग गया, कहीं पर खोपड़ी टैट हुई, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया, मिलिट्री रूल वहां पर नाफिज हो गया। अब मिलिट्री कैसे सिस्टम को चलाएगी? मिलिट्री या जो अथॉरिटेरियन या डिक्टेटर्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, या अपने सिस्टम को चलाते हैं ब्यूरोक्रेट से। सो ब्यूरोक्रेसी मेन मेन जो है, मेन टूल होता है इनके अथॉरिटेरियंस के रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो ब्यूरोक्रेट्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स में एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपनी फील्ड के, चाहे वो एजुकेशन हो, होम अफेयर्स हो, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एरियाज हो, डिफेंस हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो। इनमें जो थिंक टैंक्स होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, उसी ब्यूरोक्रेसी जो है उनसे मदद लेती है ये अथॉरिटेरियंस, डिक्टेटर्स या मिलिट्री। ये इन ब्यूरोक्रेट्स का रूल जो है, रूल में इनकी असिस्टेंस लेते हैं, मदद लेते हैं, मशवरे लेते हैं, और इन्हीं के मशवरों से वो आगे अपनी रूल को चलाते रहते हैं, मेंटेन करने में कामयाब रहते हैं वो वहां पे। सो ब्यूरोक्रेसी इज मेन टूल बिहाइंड अथॉरिटेरियनिज्म अकॉर्डिंग टू ए आर बाल। और इसके साथ साथ ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये जो अथॉरिटेरियंस होते हैं, ये ज्यादा बातें जो करते हैं तो वो झूठ पे मबनी होते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये टीवी एंकर रोज झूठ बोलता है, लेकिन जब वो पूरे साल कान खाता रहता है तो आप भी यकीन करने लगते हो कहीं ना कहीं इस बात में 0.1% सच्चाई है। ये जो आप यकीन करने लगते हो ना इस झूठ पे, 0.1%, दिस इज पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, दिस इज पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। तो ये अथॉरिटेरियंस जो है ये प्रोपेगेंडे का भी इस्तेमाल करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, खोपरास फैलाते हैं। और इसके साथ-साथ जो वहाँ पर उनकी अवाम होती है, इस रिजीम की अवाम होती है, इनके रूल के अंदर जो लोग रहते हैं इनके रूल के तहत, उनका पब्लिक ओपिनियन, उनके माइंडसेट, उनके एक्सप्रेशंस को बिल्कुल कंट्रोल करते हैं ये रूलर्स। मतलब रूलर्स के अगेंस्ट, रूलर्स अगर इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, ऑप्रेशन, फियर, कोएर्शन, फोर्स फैला रहे होंगे, खौफ फैला रहे होंगे, ये पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखती है। क्योंकि लोगों को जब राइट्स नहीं है, लिबर्टीज नहीं है, तो वो अपनी व्यू कैसे वहां पर एक्सप्रेस करेंगे, अपनी व्यूज वो वहां पर कैसे जाहिर करेंगे? दैट इज व्हाई रूलर जो वहां पर है वो कंट्रोल करते हैं पब्लिक ओपिनियन। लोग वही बोलेंगे जो रूलर्स चाहेंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ ड्यूटीज है, उनको कोई राइट्स और लिबर्टीज वहां पे नहीं है। सो ये अथॉरिटेरियनिज्म का जनरल पर्सपेक्टिव के साथ-साथ पर्सनल पर्सपेक्टिव में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ए.आर. बाल के और अल्फ्रेड कोबान के। अब इसमें आगे के लेक्चर में हम देखेंगे इस अथॉरिटेरियनिज्म के टाइप्स और इसके
Merits and demerits.